हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 से 2020 के बीच के जो 10 साल हैं इसमें कहाँ कितने कितने चेंजेस आए हैं ये बताए हैं। तो इसकी कुछ की हाइलाइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। एंड आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड अराउंड की ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे वर्क करती है। तो रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है रिपोर्ट जिसका टाइटल था द ग्लोबल क्लाइमेट 2011-20 एंड इट इज अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें कंसर्निंग अलार्मिंग रेट्स थे क्लाइमेट चेंज के और उसके जो मल्टीफेसेट इंपैक्ट्स आते हैं प्लैनेट पर उस पे। अब इसकी की हाइलाइट्स की बात करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर ट्रेंड्स की अगर हम देखेंगे तो ये जो 2011 से 2020 तक का जो डिकेड गया है ये वार्मेस्ट था दोनों लैंड पर और ओशन पे। और जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर था ये लगभग 1.1 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस रहा है। मतलब 1.1 से प्लस 0.12 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस रहा है। और ये 1850 से जो 1900 का एवरेज था उससे ज्यादा है। एंड ईच डिकेड जो है 1990s के बाद से ये प्रीवियस डिकेड से ज्यादा वार्म रहा है। रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स रिपोर्ट हुए हैं न्यूमरस कंट्रीज में। 2016 में जो इवेंट आया था अल नीनो उसकी वजह से। एंड 2020 वार्मेस्ट ईयर रहा है। नाउ ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस की बात करेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस का, ये स्पेशली CO2 का, वो लगभग 1413.2 ppm गया था 2020 में, पार्ट पर मिलियन। एंड प्राइमरली ये फॉसिल फ्यूल कंबशन की वजह से था। ये जो डिकेड था इसने एक इंक्रीज देखा एवरेज ग्रोथ रेट्स में CO2 के। एंड देयरफॉर देयर इज नीड फॉर प्रेसिंग नीड की सस्टेनेबल एमिशंस हो और हम स्टेबलाइज कर पाए क्लाइमेट को। इसके अलावा ओशियन में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो ओशियनिक चेंजेस बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। 90% जो एक्यूमुलेटेड हीट थी वो ओशन में स्टोर हुई है। वार्मिंग रेट जो है वो डबल हो चुके थे। लगभग जो 2 किलोमीटर की डेप्थ है उससे ज्यादा 2006-2020 का ये डेटा है। नाउ जो ओशन एसिडिफिकेशन है CO2 के एब्जॉर्प्शन से, ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। इससे मेराइन ऑर्गेनिजम्स हार्म होते हैं और ये उनके शेल और स्केलेटन फॉर्मेशन में भी हैम्पर करता है। अब मेराइन हीट वेव्स की अगर हम बात करेंगे तो मेराइन हीट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बड़ी है। एंड लगभग 60% जो ओशन का सरफेस था उसको मेराइन हीट वेव्स ने अफेक्ट किया है। जो ऊपर सरफेस वेव्स होती हैं ये बहुत हीट हो जाती हैं। जो ग्लोबल मीन सी लेवल राइज है ये लगभग 4.5 mm पर ईयर रहा है 2011 से 2020 के बीच में। एंड ये बेसिकली आइस लॉस एंड इन सब की वजह से हुआ है। ग्लेशियर्स की बात करेंगे तो ग्लोबली 1 मीटर पर ईयर की रफ्तार से जो ग्लेशियर्स थे ये पास्ट डिकेड में डिक्रीज हुए हैं। एंड ये जो मास था ये वाटर सप्लाई को अफेक्ट करेगा। ग्रीनलैंड एंटार्क्टिक आइस शीट लगभग 30% ज्यादा वहां पे आइस उन्होंने लूज किया है 2001-2010 की कंपैरिजन में। अगर हम देखेंगे तो पिछले 10 साल में लगभग 10 मीटर से ज्यादा जो है वो ग्लेशियर पीछे जा चुका है। एंड इसके अलावा जो आर्कटिक सी है ये अभी भी डिक्लाइन हो रही है समर बेल्ट के सीजन में। नाउ ओजोन होल की अगर हम बात करेंगे तो जो अंटार्कटिका ओजोन होल है ये 2011-2020 के पीरियड में ये डिमिनिश हुआ। एंड ये बेसिकली थोड़ा कम हो गया क्योंकि जो हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आया था। नाउ एफर्ट्स हैं कि क्लोरीन को कम किया जाए स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के। सो ये ज्यादा चीजें हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर इंपैक्ट है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है ये जो SDGs की तरफ वर्ल्ड मूव कर रहा है इसको इंपैक्ट करता है। फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन मोबिलिटी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सबको हैम्पर करता है। एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम इंप्रूव करना। लेकिन इसमें एक चीज है कि दोनों इकोनॉमिक लॉसेस को एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं ये एस्केलेट हो रहे हैं इसकी वजह से। 2011-2020 का जो डिकेड था ये पहला था 1950s के बाद से जहां पे एक भी सिंगल शॉर्ट टर्म इवेंट नहीं था जहां पे 10,000 डेथ्स हुई हैं या उससे ज्यादा हो। नाउ द थिंग इज कि इसका इंपैक्ट जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी जैसे क्या है। सबसे पहला रेजिलियंस कोलैबोरेटिवली ये बूस्ट करनी चाहिए। एडवांस ग्लोबल रेजिलियंस टू द करंट फोर्थकमिंग क्राइसिस। बेसिकली पार्टनरशिप इसमें फॉस्टर करनी चाहिए। इंटरनेशनल बॉडीज को साथ आना चाहिए। जैसे अभी COP28 हुआ है इसमें डिसीजंस लेने चाहिए। नाउ ट्राइपार्टाइट इंटरेक्शंस होने चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए साइंस, पॉलिसी, सोसाइटी के बीच में। फंड मैनेजमेंट होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज बढ़ाई जा सकती हैं, कॉपरेशन बढ़ाया जा सकता है अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, नेशंस के बीच में, स्टेट्स के बीच में। एंड जहां जो फोकस होगा वो ग्लोबल साउथ पर रखा जा सकता है जिसमें भारत एक अहम रोल अभी भी निभा सकता है। तो पॉलिसी सिनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कंसिस्टेंट और कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी एफर्ट्स होने चाहिए डिसीजन मेकर्स के अलग अलग सेक्टर्स से ताकि क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन किया जा सके एट ऑल द गवर्नेंस लेवल। नाउ द थिंग इज कि ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें लगभग 192 मेंबर्स हैं जो इसके हैं।
और इसमें भारत भी एक मेंबर है। ये जो था, ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिश हुई थी 1873 में, ये उसके बाद ये एस्टैब्लिश किया गया था। एंड इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये WMO कन्वेंशन हुआ था 23 मार्च 1950 को। तो उसके बाद इसको ये आई एंड ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी, एंड ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की मेट्रोलॉजी के लिए, ऑपरेशन हाइड्रोलॉजी के लिए, जियोफिजिकल साइंसेज के लिए, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। Now we have our today's prelims practice question, and the question says, consider the following statements. The transport sector is the largest contributor to the greenhouse gas emissions. CO2 concentration is higher than any other greenhouse gas. Select the correct answer from the following quotes. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question, and the question asks, what are the reasons of such rapid climate changes? What are the initiatives by the Indian government to tackle the climate change? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the List IAS for your better preparation.